नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर रुबीना कौसर, जिन्होंने फिलिप्स यूनिवर्सिटी मार्बुर्ग जर्मनी से साइकोलॉजी में पीएचडी कर रखी है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने रिसर्च के थ्रू एक इंडिजिनस पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है। इसका ओवरव्यू हम पिछली 10 एपिसोड में कर चुके हैं। आज एक बार फिर हमने डॉक्टर कौसर को इनवाइट किया है कि हमें उन मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में आगाह करें जिसके जरिए पेरेंट्स अपने पेरेंटिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और जिनके उनकी बच्चों की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर पॉजिटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर रुबीना कौसर। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरा पहला आपसे सवाल ये है, ये बताइएगा कि क्या स्ट्रेस डेली लाइफ में एग्जिस्ट करती है? जी, स्ट्रेस बिल्कुल हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ये हमारी लाइफ का पार्ट होता है और जैसे हमें डिफरेंट हम अपनी लाइफ में टास्क जो हैं उनको अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें बाजू का स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमें स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है और बाजू का ऐसा होता है कि हम खुद कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं कि हमारा स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है और बाजू का इसके लिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है और बाजू का ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। तो इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रेस। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस की सिम्टम्स क्या होती हैं? स्ट्रेस में बेसिकली 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहले तो हम उनको बायोलॉजिकल या बॉडी के रिस्पॉन्सेज कह सकते हैं और दूसरे हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो जैसे फ्रस्ट्रेशन हम कहेंगे, मूड में इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है और बार बार जो है वो चीजों को भूलना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना चीजों पर, ये एक तरह की सिम्टम्स होती है। दूसरी तरह के सिम्टम्स जो हैं वो ऐसी हो सकती है कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रही है, बेचैनी है तबीयत में, या बहुत शदीद अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इट कैन लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स एज वेल, ब्लड प्रेशर एंड ऑल दैट। तो ये बताइएगा, स्ट्रेस की वजूहात क्या होती हैं? स्ट्रेस की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, यानी क्योंकि पार्ट होता है हमारी डेली लाइफ का, तो डिफरेंट लाइफ में डिफरेंट हमें सिचुएशंस फेस करना पड़ता है। उसमें बहुत सी रीजंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम की हम बात करें, स्टूडेंट्स ने अगर कोई एग्जाम देना है या मेडिकल स्टूडेंट्स उन्होंने गोल अचीव करना है और वो ये समझते हैं कि अगर उनके मार्क्स थोड़े कम आएंगे तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं। और इसी तरह अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स के अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप आपस में ठीक नहीं है, फाइनेंशियल रीजंस हैं, बच्चों के फ्यूचर के मुतालिक कोई एस्पेक्ट्स हैं, तो ये सारी रीजन स्ट्रेस की हो सकती है। डॉक्टर साहब चलें, ये तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो गए स्ट्रेस के, तो क्या स्ट्रेस के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं? जी बिल्कुल, स्ट्रेस के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं क्योंकि जैसे हमने ये पहले बात की कि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट होता है, तो स्ट्रेस जो है वो एक मोटिवेटिंग फोर्स भी होती है। जैसे जब तक किसी बंदे को स्ट्रेस नहीं होगा, वो गोल अचीव करने के लिए स्ट्रगल करता है, वो उस तंदही के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो स्ट्रगल नहीं करेगा। इसी तरह स्टूडेंट को जब तक स्ट्रेस नहीं होगा तो वो पूरी एफर्ट नहीं पुट करेगा उसमें। लेकिन स्ट्रेस जो है उसके सर्टेन लेवल्स हैं। एक लेवल तक तो उसको हम हेल्दी कंसिडर करेंगे या हम कहेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन जब वो सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो उसका जो फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम उसको नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे लेना। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, स्ट्रेस चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर? अच्छा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के तो कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव ही होते हैं। फॉर एग्जांपल वो जब मोटिवेट करता है, ऑब्वियसली जब बंदा स्ट्रगल करता है तो वो गोल अचीव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन नेगेटिव जो स्ट्रेस के एस्पेक्ट्स हैं, या एक हद से ज्यादा जब स्ट्रेस लाइफ में बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली उसके इमोशनल और कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। हेल्थ जो है इंसान की वो उससे इफेक्ट हो सकती है और साइकोलॉजिकल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है।
और इसी तरह जब एक बंदा जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब है तो उसे लिंक जो लोग हैं उनसे उसका रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो अगर इमोशनली डिस्टर्ब हैं या स्ट्रेस शिकार हैं तो बिल्कुल इस तरह से जो उनकी पेरेंटिंग है उस पे भी स्ट्रेस रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं लेकिन शायद वो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो अंडर स्ट्रेस हैं। तो ये क्यों जरूरी है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ हम स्ट्रेस का शिकार हैं? इसलिए कि पहली तो ये बात है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हम उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अगर हम डिनायल मोड में रहेंगे और ये सोचेंगे कि प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर हम उसका सोल्यूशन भी नहीं ढूंढेंगे। तो अगर एक इंसान स्ट्रेस का शिकार है और वो ये समझता है कि उसमें स्ट्रेस ही नहीं है, वो कभी उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करेगा और वो उसी इरिटेबिलिटी का शिकार रहेगा। वो एडमिट ही नहीं करेगा कि ये मेरी इरिटेबिलिटी, मेरी फ्रस्ट्रेशन जो है, मेरी बेचैनी जो है, मेरी एंजाइटी जो है, ये सब स्ट्रेस की वजह से है। और अगर मैं उन फैक्टर्स को मैनेज कर लूं जिनकी वजह से मुझे स्ट्रेस है तो ये सारी चीजें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप पहले एक्सेप्ट करें किसी भी बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है या किसी भी प्रॉब्लम का जो ट्रीटमेंट होता है या सोल्यूशन होता है, वो सबसे पहले उस चीज की एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। स्ट्रेस का क्या ताल्लुक है पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस के साथ? बहुत गहरा ताल्लुक है। अभी मैंने पिछली बात के आपके जवाब में आपको बताया था कि अगर एक पेरेंट जो है वो रूटीन लाइफ में इरिटेबल है, चिड़चिड़ापन है उसके मूड में, तो वो कभी भी अपने बच्चे को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, उसकी केयर टेक प्रॉपर नहीं कर पाएगा, या बच्चे की इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। एक इंसान जो जिसकी मिजाज में चिड़चिड़ापन है वो कभी भी उस अफेक्शन का, उस अटेंशन का इजहार नहीं कर पाएगा जिसकी उसको बच्चे को जरूरत है, या बच्चा अगर कुछ डिस्कशन करना चाह रहा है वो कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। और देखिए अगर बच्चा जो है उसने कोई मिस्टेक कर दी है और बीइंग अ पेरेंट आपने उस पे रिस्पॉन्स देना है, उसको समझाना है कि आप ये मिस्टेक ना करें, तो एक जो ऐसा पेरेंट जो स्ट्रेस का शिकार है वो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा और इस स्ट्रेस की वजह से उसका जो रिएक्शन है वो मे बी समटाइम्स वो अब्यूज साइड पे चला जाए, यानी वर्बल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज, यानी वो किसी और फ्रस्ट्रेशन या इरिटेबिलिटी को अपने बच्चे पे निकाल सकता है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लिंक है पेरेंटिंग का और स्ट्रेस का। डॉक्टर साहब, अब स्ट्रेस पे हमने बात तो कर ली कि स्ट्रेस की काजेस क्या होती हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब काइंडली हमें ये गाइड कीजिएगा कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। आपने अपने पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसी टेक्निक्स को, ऐसे मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया है कि जिनके जरिए पेरेंट्स जो हैं अपने स्ट्रेस पे काबू पा सकते हैं। काइंडली हमें वन बाय वन एजुकेट कीजिएगा इसके बारे में। देखिए जो स्ट्रेस को मैनेज करने के मेथड्स हैं जो खुद पेरेंट्स यूज कर सकते हैं वो दो तरह के हैं। पहली तो ये बात है कि हम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले जो बंदा स्ट्रेस का शिकार है उसे ये देखना चाहिए कि वो स्ट्रेस जो है उसकी इंटेंसिटी, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक पेरेंट या एक पर्सन जो है इम्पर्सनल दो तरह की स्ट्रेटजीज यूज कर सकता है। पहली जो उसके इमोशंस पे फोकस होती हैं, उसके इमोशंस को डाइवर्ट करती हैं, और दूसरी जो है वो प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो इमोशन फोकस स्ट्रेटजीज तब यूजफुल होती हैं जब इंसान के कंट्रोल में वो रीजन नहीं होती जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है, यानी कि वो खुद उसको मैनेज नहीं कर पा रहा होता, उसकी जात के अंदर उसका ताल्लुक नहीं होता। तो वो इमोशनल फोकस्ड स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं वहां पर, या पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि वो यूज करें, और ये इस तरह की हो सकती है जिनसे उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज यूज कर सकते हैं, वो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इमेजिनेशन, पॉजिटिव इमेजरी का एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, वो उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी कोपिंग की जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉब्लम फोकस्ड है, यानी जो हमें ये लगता है कि जो प्रॉब्लम हम मैनेज कर सकते हैं अपने अंदर से, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हमने कैसे मैनेज करना है। उसके लिए बहुत सी कॉग्निटिव टेक्निक्स
होती हैं ऑब्वियसली कि कॉमन मैन की अगर हम बात करें तो शायद बहुत ज्यादा उनको ले पर्सन जो है उसको समझ ना पाए, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं कि जैसे एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक हम उसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ तो मेरे दिमाग में एक थॉट आ रही है कि ये मैं शायद एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, तो मैं फोर्सफुली खुद को पॉजिटिव टॉक मतलब पॉजिटिव सजेशंस दे सकती हूँ कि आई कैन डू बिकॉज आई हैव डन माय हार्ड वर्क। तो उसमें एटलीस्ट मैं खुद को स्ट्रांगली मैसेज दे सकती हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर से एक थॉट है। इसी तरह से हम रीफ्रेमिंग कर सकते हैं, यानी एक स्पेसिफिक सिनेरियो है उससे अगर हम कोई चीज को एसोसिएट कर रहे हैं तो हम उसको एक दूसरे नजरिए के साथ चीज को देख सकते हैं और वो हेल्पफुल हो सकती है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। क्योंकि हम लोग हमेशा जब चीजों का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा एक ही तरीके से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। नए तरीकों को हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम चीजों का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कौन सा जो फैक्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उससे कितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव्स हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, वो उतना स्ट्रेसफुल हो भी ना। इसी तरह जो है वो और भी जैसे हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको चैलेंज भी किया जा सकता है कि हमेशा ऐसे नहीं हो सकता। सो इस तरह की बहुत सी साइकोलॉजिकल आप इसको थेरेप्यूटिक टेक्निक कह सकते हैं जो कि यूज होती हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये बताइएगा कि अगर जो एक पेरेंट है या दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं अपनी स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ताकि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ना हो उनके चाइल्ड के डेवलपमेंट के ऊपर, तो अगर फर्ज करें उनमें से एक या दोनों फेल हो जाते हैं अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? बड़ा इम्पोर्टेंट है पहले तो ये बात है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको स्ट्रेस है, और अगर वो खुद से उसको सॉल्व करने में फेल हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है और वहाँ उनको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए उनको कहाँ पे रुजू करना पड़ेगा? देखिए हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, हमारी कंट्री में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आजकल हर जगह पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं और उनके साथ ऑब्वियसली डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ से थेरेपी ले सकते हैं और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने को लर्न कर। अच्छा सबका ये बताइएगा कि आपने ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स आउटलाइन की हैं अपनी रिसर्च के जरिए, ये आम लोगों तक इनकी रसाई कैसे हो सकती है? बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है डॉक्टर वाजिद कि अगर तो हम एक साइको एजुकेशन की या जनरल एजुकेशन की बात करें तो पेरेंट्स या जो आम लोग हैं वो जब स्ट्रेस को मैनेज करने की एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करके हासिल कर सकते हैं, या वो इस तरह के छोटे प्रोग्राम्स देख के जैसे आजकल मीडिया जो है वो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वहां से ले सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर जो स्ट्रेस है वो सर्टेन लेवल से एक्सीड कर गया है और उसको मैनेज वो करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो है ऑब्वियसली उनको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होगी। और अगर आप स्पेसिफिकली उस पेरेंट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जो कि इंडिजिनसली पाकिस्तान के लिए डेवलप की गई है तो स्टिल इट्स नॉट पब्लिश्ड, ये अभी इन प्रोसेस है और इसको हम पब्लिश करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो खुद इसको स्टडी करने की बजाय किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेंगे तो उनके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और दोबारा हमारे ऑडियंस को आपने एजुकेट किया स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में, जिनके जरिए अपनी रोजमर्रा की स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस एक लिमिट से एक्सीड कर जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी पे नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर पेरेंट्स अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बच्चों को बियर करना पड़ता है, जिससे कि उनकी साइकोलॉजिकल डेविएशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका और उनके बच्चों का रिलेशनशिप स्मूथ रहे, हेल्दी रहे,
तो उनको अपनी स्ट्रेस की वजूहात के बारे में पता होना चाहिए और उनको ये भी इल्म होना चाहिए कि वो किस तरीका से अपनी नेगेटिव स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स आज के सेशन से इन चीज़ों के बारे में लर्न करेंगे और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।